अब अगर क्वासी-स्टैटिक होती है तो रिवर्सिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो फिर वो क्वासी-स्टैटिक होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्वासी-स्टैटिक होती है। हमारा क्यों इंटरेस्ट है भाई क्वासी-स्टैटिक पढ़ने में? क्यों ऐसे आइडियल मान के पढ़ते हैं? ठीक है, सपोज जैसे मान लो कि आईसी इंजन जो चल रहा है, एक्चुअल आईसी इंजन, द प्रोसेस इज सो फास्ट दैट एनालाइजिंग इट, एनालिटिकल स्टडी बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल इंजन चल रहा है उसकी स्टडी के लिए हम एक साइकिल इमेजिन करते हैं। एक क्वासी-स्टैटिक आइडियल साइकिल इज इमेजिन्ड which will give the same performance as the actual working engine। तो हम एक्चुअल वर्किंग इंजन को जाके ना पढ़ने की बजाय हम अपनी आइडियल साइकिल की स्टडी करते हैं। और साइकिल कैसे सेलेक्ट करते हैं? The selection is done so that the performance of this is matching the performance of the actual engine which is working। जैसे पेट्रोल इंजन के लिए जो आइडियल साइकिल सेलेक्ट की गई वो ऑटो साइकिल सेलेक्ट की गई, क्योंकि कंबशन तुरंत हो जाता है, तो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड क्लोज टू कांस्टेंट वॉल्यूम। है ना? डीजल इंजन के लिए जो सेलेक्ट की गई वो डीजल साइकिल सेलेक्ट की गई। तो आप डीजल इंजन एक्चुअली जो चल रहा है उसको थोड़ी क्लास में पढ़ते हो ड्यूरिंग योर स्टडी, आप वो तो नहीं पढ़ते हो। बट द परफॉर्मेंस कैन बी अंडरस्टूड इफ वी स्टडी अ करस्पॉन्डिंग आइडियल साइकिल। तो हमारी स्टडी को सिंप्लीफाई बनाने के लिए हमने आइडियल साइकिल्स एज्यूम की है। हम पूरी स्टडी अपनी आइडियल साइकिल की करते हैं। तो जो भी हम फॉर्मूले डेवलप करेंगे वो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के होंगे, और उसको यू कैन यूज इन आईसी इंजन्स आल्सो। व्हाई? बिकॉज इन आईसी इंजन यू आर नॉट एनालाइजिंग द एक्चुअल इंजन व्हिच इज वर्किंग, यू हैव मेड अ क्वासी-स्टैटिक मॉडल ऑफ द एक्चुअल इंजन एंड देन यू आर स्टडीइंग। तो इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये क्वासी-स्टैटिक के एक्सप्रेशंस लगा के वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। हम पढ़ते थे ना भाई, अर्थ गोल है, स्फेरिकल है, फिर बाद में पता चला स्फेरिकल नहीं है। तो अगर स्फेरिकल नहीं है तो फिर इसको जाके टेक्स्ट बुक में बदल थोड़ी दिया आपने। तो एक जो टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, अब बताओ जो स्फेरिकल आपको पढ़ाया गया था वो उस समय के लिए सही था कि नहीं था? सही था। अगर कोई बोले गलती पढ़ाना है बिकॉज इट इज नॉट स्फेरिकल, गलती पढ़ाना है तो क्यूबॉइड पढ़ा दो। तो क्या हमारी जो विजडम है ये अलाउ करती है कि हम क्यूबॉइड पढ़ाएं? नहीं। अप्रोक्सीमेशन जो भी लिया जाता है वो एक बैलेंस होता है। इट इज अ बैलेंस बिटवीन सिंप्लीफाइंग द थिंग्स एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द रिजल्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो एक बैलेंस होगा कि हम जो पढ़ना चाहते हैं उसको सिंप्लीफाई तो करें, लेकिन जो हमें समझना है उससे कॉम्प्रोमाइज भी ना हो। उसके बीच का कहीं बैलेंस होता है। जो एजम्पशंस हम लेते हैं, हम कोई भी एजम्पशन ऐसे नहीं लेते। तो साइकिल्स आइडियल सेलेक्ट की जाती है इस बेसिस पे, इसको पढ़ने से समझा जाएगा तभी ये आइडियल साइकिल इसकी होगी, नहीं तो नहीं होगी। नाउ द स्टडी व्हिच वी विल कैरी is there are two methods actually. So one is the microscopic point of view and one is the macroscopic point of view. तो जब हम मैक्रोस्कोपिक बात करते हैं तो we are not concerned about the individual molecule, हम एज अ होल सिस्टम को लेके चलते हैं। जैसे कंट्री की ग्रोथ निकाली जाती है तो ग्रोथ जो है 7%। अब 7% जो डेटा आया वो इंडिविजुअल्स का एवरेज आया है। हम एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं है। हो सकता है उसी पीरियड में किसी की ग्रोथ नेगेटिव हुई हो, किसी की बहुत ज्यादा हुई हो। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब है इंडिविजुअल पे फोकस छोड़ के आप बल्क पे फोकस करिए, एवरेज पे फोकस करिए। मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या है? इंडिविजुअल पे फोकस करो। कब करेंगे माइक्रोस्कोपिक और कब करते हैं मैक्रोस्कोपिक? इन आवर इंजीनियरिंग स्टडी वी आर डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से डील करते हैं। मैक्रोस्कोपिक कब कर सकते हैं? जब हम किसी सिस्टम में ये कह पाए कि कंटिन्यूम कंसेप्ट इज वैलिड। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मींस you are considering average molecular behavior instead of individual molecular behavior. It can be applied if the continuum concept is valid in the system. तो continuum क्या होता है? Without any void, continuous. A system is said to be continuum, a material is said to be continuum if
वी कैन स्टडी इट, अगर हम उसको स्टडी कर पाए, टेकिंग इट एज कंटिन्यूअस मटेरियल, इग्नोरिंग द वर्ड्स और द गैप्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो ये बोर्ड है ऑन विच आई एम राइटिंग, तो बोर्ड पे लिखते समय मेरा ध्यान कभी इस बात पे जाता ही नहीं है। नेवर आई थिंक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस बोर्ड। मैं तो कंटिन्यूअस मान के लिखता हूँ। नेवर डू आई कंप्लेन कि द बोर्ड हैज वर्ड्स। बोर्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है, गैप है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स के बीच में गैप है। बट आई नेवर कंप्लेन ऑफ एनी वर्ड और गैप हियर while writing, because the dimensions of the nib of this marker is much higher as compared to the distance between the molecules. So even though they are present, it doesn't bother you. So मेरी स्टडी में इसको कंटिन्यू मान के चल सकता हूँ। According to me, it is continuum. हम कपड़े पहनते हैं, थ्रेड्स होते हैं बहुत सारे कपड़े में, and there are a lot of voids in between. बट हमारे लिए तो क्लोथ इज कंटिन्यूअस, बिकॉज क्लोथ का पर्पस ये है कि विद द नॉर्मल विजन अ पर्सन शुड नॉट बी एबल टू सी थ्रू द क्लोथ। ये नॉर्मल विजन से कोई आर पार ना देख पाए। ये हमारा नॉर्मल पर्पस है ना, तो इसके लिए हम कहते हैं ये क्लोथ कंटिन्यूम है। कब हम बोलते हैं कि कपड़ा फट गया है? व्हेन द विजिबल होल डेवलप्स, तब हम बोलते हैं दिस क्लोथ शुड बी डिस्कार्डेड, ये सही नहीं है, खराब हो गया। तो वर्ड्स तो रहेंगे हमेशा, बट अपनी स्टडी में जब भी निग्लेक्ट कर पाओगे, यू विल से आई एम कंसीडरिंग कंटिन्यूम। कंटिन्यूम कंसेप्ट इज वैलिड हियर इन माय स्टडी। ठीक है। गैसेस के केस में कंटिन्यूम कब मान सकते हैं? कंटिन्यूम कंसेप्ट इज वैलिड व्हेन द मीन फ्री पाथ इज मच लेस देन द सिस्टम डायमेंशंस। जब मीन फ्री पाथ सिस्टम डायमेंशन से बहुत बहुत कम होता है। मीन फ्री पाथ जब बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द सिस्टम डायमेंशंस, वी कॉल इट एज कंटिन्यूम। जैसे हियर द मार्कर ऑफ द निब हैज डायमेंशंस मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बोर्ड। A normal vision resolution is much more than, is not able to see as compared to the gap between the threads of the cloth. तो जो नॉर्मल विजन है वो इतना गैप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो इसीलिए कंटिन्यूम। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ का मतलब है कि सपोज एवरीबडी इज मूविंग, आग पे पट्टी वट्टी बांध दी गई और इस कमरे में को खाली कर दिया गया, एंड एवरीबडी इज मूविंग रैंडमली, सो यू विल कोलाइड, then you will again move and then you will again collide. So average distance traveled by a molecule between two successive collisions. भाई डिस्टेंस मॉलिक्यूल के बीच में कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, तो ऑन एन एवरेज कितनी दूर दूर है मॉलिक्यूल, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। मीन फ्री पाथ से ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो एक कोलिजन हुआ, उसके बाद जब दूसरा हुआ, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल इज ट्रैवलिंग, तो उससे हम लगभग अंदाजा लगा लेते हैं कि इतना इतना डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है ऑन एन एवरेज इफ यू वांट टू सी। सो इन द मीन फ्री पाथ, तो ये बात यहां भी वही हो गई, मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज इस डिस्टेंस से सेपरेटेड है और डायमेंशन इसके बहुत ज्यादा है, तो कंटिन्यूम मान के लिख सकते हैं। नाउ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कब लगाई जाएगी? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए आप ऐसे समझो कि सपोज a satellite had been launched, एक सैटेलाइट लॉन्च हुई and the satellite is moving around अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रही है। अब जो सैटेलाइट है इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बैलेंस होती है। ग्रेविटी की फोर्स और mv²/r ये बैलेंस होता है, ये सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस है। तो रेडियल मूवमेंट नहीं है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस। अब अगर ये सैटेलाइट मूव करेगी तो स्पेस जो है उसमें स्पेस डस्ट होता है, मींस देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम एक्सेट्रा, देयर आर सम अदर गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, या स्पेस में जो मीटियोराइट वगैरह कोलाइड करते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं।
तो when a satellite is moving, it will collide with those molecules. इतना frequent collision नहीं होगा, mass भी बहुत ज़्यादा नहीं है, but थोड़ा बहुत तो होगा. So whenever the collision will happen, the momentum of the satellite will change. So it may deviate from this path. क्योंकि ये radial path तो तभी है ना when these forces are balanced. So if the momentum changes, these forces, क्योंकि ये mv square by r mass और velocity पे depend कर रही है centrifugal force. मतलब velocity बदली, disbalance आ जाएगा. So when the satellite is launched, there is an engine which is kept in the satellite, and that engine is filled with some fuel. So that whenever a collision like this happens, that fuel can be used to run the engine and the momentum can be again balanced. तो ये प्रोविजन हम रखते हैं सैटेलाइट, ठीक है. इसीलिए सैटेलाइट की लाइफ होती है 25 years, 30 years. Till whatever provision you have given within the satellite, they last, fuel वगैरह last करता है, satellite can be used. But consumption बहुत कम है क्योंकि some time only you have to use this. We are able to maintain this. My point here is कि if the situation is like this, you cannot talk about the term pressure in the space. Space में pressure defined नहीं है. According to me, space में pressure defined नहीं है. क्योंकि pressure तभी defined है when you can talk about the average force which is acting. अगर कोई molecule कभी hit करता है and for the next 2 days no molecule is hitting, क्या आप कह सकते हो सैटेलाइट में इतना प्रेशर लग रहा है, इतना ड्रैग लग रहा है? भाई एरोप्लेन की कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है कि एरोप्लेन इज मूविंग, सो यू कैन से दैट दिस इज द एवरेज फोर्स और प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड, दिस इज द ड्रैग. टू ओवरकम दिस ड्रैग एट दिस रेट द फ्यूल शुड बी बर्न्ड इन द इंजन ऑफ द एरोप्लेन सो दैट इट कैन ओवरकम दैट ड्रैग एंड मूव विद दिस वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पे आप इंजन थोड़ी चला रखोगे. Whenever there is a collision and there is a tendency to deviate, only then the requirement is there. So each collision has to be dealt separately. There is no average which you can consider. So when each collision has to be dealt separately, our approach will be called as microscopic approach. So microscopic approach is used for the space exploration purposes when we do the calculations for these bodies. ठीक है? Microscopic approach में एक थ्योरी है, इट इज कॉल्ड एज रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी. मींस यहाँ जो कंडीशंस आपको मिलती हैं ऐसी ही कंडीशंस आपको मिलेंगी इफ अ गैस इज प्लेस्ड एट वेरी वेरी लो डेंसिटी एंड यू मूव एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट. ये ऑब्जेक्ट रखा है एंड यू फ्लो अ गैस व्हिच इज एट अ वेरी लो डेंसिटी, सो यू कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर व्हिच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड. उसके बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हैं. ठीक. Now continuing with the discussion which we were doing. अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं सब बेसिक बातें कर रहे हैं. सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, क्वासी-स्टैटिक, नॉन क्वासी-स्टैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. इसी डायरेक्शन में एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. सो जब हम स्टडी करते हैं सिस्टम्स को तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है? सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगर इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम्स. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो, केमिकल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो, थर्मल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो, फेज इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो. ये चार जो हमारे सामने आ सकते हैं जनरली. क्या मतलब है इसका देखते हैं. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies following equilibrium conditions. पहला लिखेंगे thermal equilibrium, equality of temperature. Equality of temperature. अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो we will call the system is in thermal equilibrium with its surrounding. Second, mechanical equilibrium. तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ये तब हम कह सकते हैं. ऐसे तो फोर्सेस, मूवमेंट सब बैलेंस होने चाहिए, बट थर्मोडायनामिक्स में जनरली हम डील करते हैं कि फोर्सेस बैलेंस हो तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जैसे पिस्टन सिलेंडर इनबिल्ट है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो जो फोर्सेस लग रही होंगी वो बैलेंस्ड होगी तो इक्विलिब्रियम होगा. तो
इसलिए हम लूज टर्म्स में ऐसे बोल देते हैं इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर टाइम के साथ चेंज करेगा कि नहीं करेगा? अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम सिस्टम नहीं होता, तो अगर प्रेशर 100 किलो पास्कल है तो ये 120 होगा या नहीं होगा? इसलिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हम ये भी कह देते हैं प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, प्रेशर टाइम के साथ नहीं बदलता। नेक्स्ट लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर जैसे मान लो O2 और N2 है प्रेजेंट है किसी कंटेनर में, हम कहेंगे दिस सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम बिकॉज द कंडीशन इन विच दिस सिस्टम इज प्रेजेंट, केमिकल रिएक्शन का कोई पोटेंशियल अभी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि यू सी दिस सिस्टम नाउ एंड यू सी दिस सिस्टम आफ्टर सम टाइम, सो द केमिकल चेंज इन दिस सिस्टम हैज टेकन प्लेस। ठीक है, नो केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल शुड बी प्रेजेंट, no chemical reaction potential should be present. That is, the chemical composition should not change with time. No chemical reaction potential should be present. That is, chemical composition should not change with time. Chemical composition time के साथ change ना करे। फोर्थ है phase equilibrium, PHASE, फेज इक्विलिब्रियम। अब देखिए फेज इक्विलिब्रियम क्या मतलब है। जैसे सपोज देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, आई हैव केप्ट हियर, इस ग्लास में पानी भर के रख दिया है और अगर इसको स्टेशनरी होने का टाइम दे दिया मैंने, तो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद इस ग्लास में जो पानी है, जो भी फोर्सेस लग रही है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इसलिए प्रेशर किसी भी पॉइंट पे टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ना, जो इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो भी प्रेशर है, कोई सरफेस पे अलग, वाटर पे अलग, लेकिन कहीं भी जो भी प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज तब तक नहीं होगा टिल यू डेवलप सम एडिशनल फोर्स ऑन इट, टिल यू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है। वाटर विल नॉट चेंज इनटू O2 H2, कोई नया केमिकल नहीं बनेगा, केमिकल कंपोजिशन भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे कि इफ दिस वाटर इज केप्ट इन दिस रूम फॉर लॉन्ग टाइम, द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन दिस ग्लास विल ड्रॉप, कम हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेजेंट इन द रूम, एयर जो इस कमरे में है वो सैचुरेटेड नहीं है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वाटर वेपर के वो उतने नहीं है which can be the maximum capacity of the air. So there will be an exchange taking place between the water molecules present in the glass and the air. तो लिक्विड कम हो जाएगा, वेपर बढ़ जाएगा। किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रेंडमली, तो दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस, रेंडमली भागते भागते एस्केप कर जाते हैं सरफेस। तो when they are moving, they escape, और एस्केप कर गया तो वेपर बन गया। बाकी सारे मॉलिक्यूल से अटैच्ड है तो लिक्विड कहते हैं उसको। इंडिविजुअल हो गया तो फ्री टू मूव है। जैसे यू टेक अ बंच ऑफ बैलून्स एंड टाई देम टुगेदर, बैलून्स बहुत सारे ले लो और उनको एक सबको धागे से बांध के एक साथ बंच बना लो, गुच्छा बना लो। अब वो बंच जो है वहीं रखा रहेगा। इंडिविजुअल में ट्राई टू मूव बट द अदर बैलून्स डू नॉट वांट टू मूव, सो इट विल बी हेल्ड बैक। एक कोई मूव करने की कोशिश करेगा, बाकी नहीं मूव करेंगे तो वही रहेगा फिर। बट इफ यू कट वन बैलून फ्रॉम द बंच, दैट बैलून बिकम्स फ्री एंड कैन मूव हियर एंड देयर, दैट बिकम्स फ्री, बट उसी बंच से आया है। जब मॉलिक्यूल टाइड टुगेदर है तो वो लिक्विड है। इंडिविजुअल आ गया अलग, बाकी सबसे फोर्सेस बॉन्ड काट दिया आपने, तो वो वेपर बन जाता है। ये बात आप पढ़ेंगे आरईसी में। आरईसी में आप पढ़ोगे कि अगर एयर सैचुरेटेड नहीं है तो वाटर अगर उसमें रखा है तो वो वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली एयर में एंटर करता रहेगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? फेज इक्विलिब्रियम प्रेजेंट। फेज इक्विलिब्रियम जब होता है तो वाटर से जितने मॉलिक्यूल एयर में आते हैं, एयर के वेपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो कंडेंस कर जाते हैं वाटर।
उतने ही रेट बराबर हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, तो मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं वाटर में। हमने CRMS एवरेज वेलोसिटी की बात की ना, somebody will have velocity higher than that, somebody will have velocity lower than that। अगर क्लास में एवरेज मार्क्स 60 है तो किसी के 60 से ज्यादा भी होंगे, किसी के 60 से कम भी होंगे। टेम्परेचर तो एवरेज रैंडम मोशन बता देगा आपको, somebody can have more than that, somebody can have less than that। So when the molecules are moving, while moving, some molecules from the surface tend to escape the attractive forces offered by the other molecules। जो बाकी molecules forces लगा रहे हैं उसको escape कर जाता है, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेपर। अब क्या होता है कि जब ग्लास ओपन है तो जो भी यहाँ एयर है उसमें वाटर वेपर आया और एयर मूव करते रहती जाता रहता बाहर। सपोज मैंने लिड क्लोज कर दिया, लिड क्लोज कर दिया, तो जो एयर थी उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली भाग रहे हैं, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली भाग रहे हैं। देयर आर अदर मॉलिक्यूल्स O2, N2 एक्सेट्रा, वो भी है। So when the water molecules are moving randomly, some of these molecules will hit this and get attached to it, will hit each other and may get attached to each other। आपस में भी अटैच हो सकते हैं, लिक्विड के सरफेस पे भी जाके अटैच हो सकते हैं। तो लिक्विड इज गोइंग इनटू वेपर, वेपर इज आल्सो गोइंग इनटू लिक्विड। तो जिस कंडीशन पे मैंने रखा है एयर में वेपर के मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो हो सकता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर आर कमिंग बैक into liquid and 50 molecules of liquid are going in the vapor phase। तो इक्विलिब्रियम नहीं है ना ये। जैसे जैसे वेपर के मॉलिक्यूल ज्यादा होते जाएंगे, the amount of vapor molecule will increase because imbalance है। So the amount of vapor molecules will increase क्योंकि imbalance है। तो जब ये ज्यादा होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी नीचे आने की ज्यादा हो जाएगी। So, ये इसका सरफेस एरिया तो उतना ही है, ये 50 रहेगा, ये बढ़ता जाएगा 10, 20, 30, 40, एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा। Now the number of molecules of water vapor present are so high that the conversion rate of vapor into liquid is balanced by the conversion rate of liquid into vapor। So डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि नेट चेंज नहीं देखते आप। ऐसी एयर जिसमें ये बैलेंस्ड हो जाता है उस एयर को क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड एयर पे वाटर वेपर का एक पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वाटर वेपर का प्रेशर एक अमाउंट का मतलब होता है इतना वाटर वेपर होना चाहिए, सो दैट इट कैन हैव दिस मच कंट्रीब्यूशन इन प्रेशर। तो उससे अमाउंट पता लगता है, इतना अमाउंट अगर होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर उससे ज्यादा अमाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे यहां से आएगा उसके करस्पॉन्डिंग सम मॉलिक्यूल्स विल लीव आल्सो। ठीक है। सो दीज आर द इक्विलिब्रियम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। फोर्थ लिख लीजिए, फेज इक्विलिब्रियम। मास ऑफ ईच फेज, mass of each phase remains constant with time।